हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है संगठन। तो जितने भी यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका एक कॉमन सब्जेक्ट है IMD, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, इसके डिफरेंट डिफिनेशन को देखा जाएगा। सारे कुछ आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, मटेरियल, मनी, मैन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में परस्पर कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो संगठन होता है, वो मटेरियल, मनी, मैन और इंटरप्रेन्योरशिप के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, ठीक है। इन चारों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है संगठन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है। सेकंड पॉइंट, कम से कम दो व्यक्तियों का समूह जिसके कार्यों का कुछ उद्देश्य हो, संगठन कहलाता है। तो पूछा जा सकता है कि संगठन क्या है, तो आप बोलेंगे कम से कम दो व्यक्तियों का समूह, ठीक है। दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी आपका जो संगठन बनेगा वो होगा। और उनका कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए कि किस उद्देश्य से कंपनी को खोला जा रहा है, किस उद्देश्य से काम किया जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संगठन बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, संगठन का दायित्व संपूर्ण संसाधनों को व्यवस्थित करना भी है। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी आपके संसाधन है उसको व्यवस्थित की जाए। अगला जो पॉइंट है, सभी को अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ज्ञान हो, कार्य में रुकावट न आए। व्यक्तियों के ऐसे सिस्टम ही संगठन कहलाते हैं। ये भी आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि सभी कार्यों को, जो सभी अपने अपने कर्तव्यों को, अपने अपने दायित्वों को अच्छी तरह से निभाएं, ठीक है। किसी भी काम में रुकावट नहीं आए, और व्यक्तियों के जो भी है इस तरह से सिस्टम बनाए जा रहे हैं, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, संगठन बोलेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो इसके बाद देखते हैं अदर डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग जो विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार अलग अलग डिफिनेशन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का, वो है अकॉर्डिंग टू JL सिल्जे। JL सिल्जे के अनुसार जो डिफिनेशन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, संगठन से आशय मानव, माल, मशीन और औद्योगिक शक्ति के संयोग से है, जो कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश में इसी को समझे, तो मीनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन एंड इंडस्ट्रियल पावर विच कंबाइंस थ्रू साइंटिफिकली टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जो JL सिल्जे हैं, उनके अनुसार कहा गया है कि जो भी संगठन है उसका मतलब किससे है, मानव से है, उसके बाद जो भी मटेरियल है उससे है, जो भी आपकी मशीनें हैं, जो भी आपके उपकरण है उससे है, और जो भी आपकी इंडस्ट्रीज की पावर है उससे है, ठीक है। इन सबको मिला के ही क्या बनता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बनता है। किसका मानना है, JL सिल्जे का मानना है ऐसा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरे हैं, वो है आपका डॉक्टर WR स्प्रीजल। इनके अनुसार क्या कहा गया, किस तरह से डिफाइन किया गया ऑर्गेनाइजेशन को। इनके द्वारा कहा गया, संगठन वह यंत्र है जो कि प्रशासन और प्रबंधन के बीच में समन्वय स्थापित करता है। जो भी आपका प्रशासन है या फिर जो प्रबंधक है, उसके बीच में समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, वो क्या कहलाता है, आपका संगठन कहलाता है। किसके अनुसार, WR सिर्जे के अनुसार। जो WR सिर्जल है, उनके अनुसार कहा गया कि संगठन एक तंत्र है, एक सिस्टम है, जो प्रशासन के बीच में और प्रबंधन के बीच में, ठीक है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। अगर इसी को इंग्लिश में पढ़े तो हो जाएगा आपका, ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम टू सेटअप कोऑर्डिनेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक और है ओलिवर सिल्डन। इनके अनुसार क्या कहा गया, जो भी आपका डिफिनेशन दिया गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, ओली सिल्डन के अनुसार कहा गया है, प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों और उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए प्रबंधक जिस यंत्र का उपयोग करता है उसे संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो
ओलिवर सिल्डन के अनुसार माना गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन है कि जो प्रशासन के द्वारा निर्धारित रूल्स हैं, जो नीति हैं और जो उनके उद्देश्य बनाए गए हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए जो भी आपके प्रबंधन है, जो भी आपके मैनेजमेंट है, उस सिस्टम को क्या हम लोग बोलते हैं, संगठन बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी सेटअप बाय एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगला डिफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू जीई मेलवार्ड। ठीक है, जीई मेलवार्ड के अनुसार जो ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन दिया गया वो क्या कहा गया, संगठन से तात्पर्य उस साधन से है जो कि संपूर्ण कार्य को समुचित भागों में बांटता है, विभिन्न विभागों को एक पद के अंतर्गत समूहबद्ध करता है और प्रत्येक विभाग के लिए उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करता है और योजना के अनुसार कार्य किया जाता है या नहीं, इसकी देखभाल करता है। तो जो जी मेलवार्ड है उनके अनुसार इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया गया है। इसके बाद जो अगला आपका पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू चेस्टर एंड बेर्नार्ड, जो आपके चेस्टर हैं और बेर्नार्ड है, इनके अनुसार जो डिफाइन किया गया, डिफिनेशन दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, संगठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों को या कि व्यक्तियों की मिलजुल कर की गई गतिविधियों का निकाय है। ठीक है, जो जेस्टर और बेर्नार्ड है उनके द्वारा बोला गया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों, ठीक है, कि मिलजुल कर जो की गई गतिविधियां हैं, जो किए गए काम है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर इसी को इंग्लिश में देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, 2 से अधिक व्यक्तियों का। अगला जो है आपका पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मोनी एंड रीली। ठीक है, जो आपकी मोनी और रीली के अनुसार कहा गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया गया है, वो क्या है आपका, संगठन प्रत्येक मानवीय एसोसिएशन का एक रूप है जो सामूहिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जुड़े हैं। अगर इसी को इंग्लिश में बोला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ए कॉमन पर्पज। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश में भी इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, उसका डिफरेंट डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझते हैं पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरप्राइजेज है, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या उसका पर्पज होना चाहिए। फर्स्ट आपका है लक्ष्य की प्राप्ति, जो भी एम बनाया गया है उसके लिए आपका अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन काम करे, ये होता है आपका लक्ष्य की प्राप्ति। इसमें देखने को मिलेगा संगठन ऐसे साधन और माध्यम प्रस्तुत करता है जिसके द्वारा मनुष्य सामूहिक रूप से एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर सके। ठीक है, अगर आप एक लक्ष्य बना के काम करेंगे तो उस लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, इसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, लक्ष्य एम बनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पज है। दूसरा जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो मानव प्रयास का समन्वय। ठीक है, व्यक्ति या समूह कार्य तथा उत्तरदायित्व सौंप कर संगठन उसमें समन्वय स्थापित करता है। ये भी आपका पर्पज है, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। अगला जो पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन का, जो संगठन का मुख्य उद्देश्य पूंजी से अधिकतम उत्पादन करना होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो हमेशा सोचेगा कि जितना हम लोग जो कैपिटल लगा रहे हैं, जो पूंजी लगा रहे हैं, उससे ज्यादा ही हम लोग को प्रॉफिट हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रॉफिट हो। एक ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह सोचता है। अगला जो आपका पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, उत्तरदायित्व की व्याख्या। ठीक है, कारखानों के सभी व्यक्तियों को उत्तरदायित्वों की व्याख्या करना और निर्धारित करना संगठन का उद्देश्य है। जो भी संगठन है उसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो भी आपकी कंपनी है उसके सभी व्यक्ति जो हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, किस तरह से दी जाए, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी आपका है किसमें, पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अगला जो पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है क्या, गतिविधियों का एकीकरण। उद्योग के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
व्यक्ति या समूह के गतिविधियों का एकीकरण व नियंत्रित करना संगठन का कार्य है। ठीक है, जितने भी काम किए जा रहे हैं उनको यूनिटी तरीके से करना, एकत्रित होकर करना, ये भी आपका क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज है, उद्देश्य है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है उनका पर्पज। इसके बाद हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपका इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रिंसिपल क्या है। तो फर्स्ट है आपका जो प्रिंसिपल है, कार्यों को निर्धारित करना। ठीक है, कार्यों को निर्धारित करना मतलब क्या है, कार्यों को व्यक्तियों में उनकी दक्षता, काम करने की योग्यता व अनुभव का कार्य क्षमता के आधार पर बांटा जाना चाहिए। ठीक है, तो कार्यों का निर्धारित करना मतलब क्या है कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं उनको अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिवाइड कर देना कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से, अच्छी इफिशिएंसी के साथ, अच्छे आउटपुट के साथ उस काम को करेंगे जो वर्कर्स हैं। ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति को वही काम देने चाहिए जिसके व्यक्ति योग्य है। तो ये भी आपका कार्यों को निर्धारित करने में आता है। अगला जो प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, जो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और जो अथॉरिटी होता है एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, इसमें क्या है, अधिकारियों, कर्मचारियों व श्रमिकों के उत्तरदायित्व को निश्चित व स्पष्ट किया जाना बहुत ही जरूरी है। जो भी आपके अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं या फिर श्रमिक हैं, इनके बीच में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो भी आपके उत्तरदायित्व दिए गए हैं, उनको निश्चित करना और स्पष्ट करना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो आपका है, प्रत्येक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उसके कर्तव्य, अधिकार, कार्य क्षेत्र क्या है और वह किसके प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये आपका अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके कर्मचारी हैं, उनको अपने कर्तव्यों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगला जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, आवश्यक अधिकार सौंपना। इसमें क्या है, आवश्यकता पड़ने पर अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक अधिकार सौंपे जा सकते हैं। जैसे कोई मैनेजर हो गया, वो काम पे नहीं आया तो उसका असिस्टेंट मैनेजर होता है जो कार्यभार को संभालता है। इस तरह से जो आवश्यक कार्य अधिकार होता है उसको अलग व्यक्ति को भी सौंप देना चाहिए कि जो मेन हेड है वो ना आए तो दूसरा कोई व्यक्ति उसको संभाल पाए। ठीक है, इससे कार्य की गति बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप मैनेजर्स का कार्यभार भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका तीसरा है जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है इसका प्रिंसिपल। इसके बाद जो अगला प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। संगठन संरचना को परिवर्तनशील, लचीला होना चाहिए जिससे वह जब भी आवश्यकता हो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सुधार व विस्तार किया जा सके। तो जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई जरूरत है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें उसके प्रॉफिट के लिए अगर कुछ सुधार किया जा रहा है, कुछ उसमें परिवर्तन, चेंजेस किए जा रहे हैं तो किए जाने चाहिए ताकि जो उस कंपनी है, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लाभ हो सके। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगला जो आपका प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन का, विभिन्न विभागों में कार्य का वितरण। ठीक है, प्रशासन और प्रबंध व्यवस्था में कार्य एवं उत्तरदायित्वों का वितरण बहुत ही स्पष्ट व सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे विभिन्न विभागों में समन्वय बना रहे। प्रत्येक विभाग में सौंपा गया कार्यभार एक समान होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग विभाग बना देना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं अलग अलग विभाग होने चाहिए, अलग अलग विभाग को अलग अलग काम सौंप देना चाहिए, वो अपने वर्कर से काम करवाएंगे। ठीक है, अगला जो प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, विभिन्न विभाग में कोऑर्डिनेशन। जो आपके कई सारे विभाग बनाए गए हैं उनके बीच में समन्वय होना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, वो अपना प्रॉफिट कमा पाएगा। तो इंडस्ट्रीज में संगठन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे विभिन्न विभागों में अच्छे संबंध व सही तालमेल बना रहे, वो एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें। ठीक है, इस तरह से अच्छे संबंध, जो भी विभाग बनाए गए हैं, अलग अलग विभाग जो बनाए गए हैं उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप होंगे, तभी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये सब हो गए। कुछ अलग भी आपके प्रिंसिपल होते हैं, जैसे आपका हो गया संगठन ऐसा होना चाहिए कि मैन, मनी व मटेरियल का बर्बादी न हो।
कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए जिससे कि जो मैन है, जो मनी है, जो मटेरियल है, उसकी बर्बादी ना हो। ठीक है। इसके बाद अगला जो अदर प्रिंसिपल है मैनेज जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका, संगठन ऐसा होना चाहिए कि वर्कर्स प्रॉब्लम को कम कर सके और उत्पादों का गुण स्तर उच्च कर सके तथा प्रोडक्शन में वृद्धि कर सके। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल है जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो आई होप यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।